नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में। मैं उत्तम कुमार। अभी हम लोग पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास। लेक्चर वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। कोशिश करेंगे कि अब से गैप ज़्यादा नहीं हो। संवैधानिक विकास में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया था? 1773, 1784, 1786, 1813, 1833, 1853, 1858 और 1861 हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि इस सब अधिनियम जो आया अंग्रेजों के द्वारा और उसमें क्या क्या चीज़ें आई। जैसे 1700, एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं इसको। 1773 में जो हम लोगों ने देखा कि अभी तक 1773 तक में अंग्रेजों ने अभी तक मद्रास, बम्बई और बंगाल 3 जगहों पर कब्जा कर लिया है और वहाँ पे उनका अपना अपना गवर्नर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है कि वहाँ पे क्या क्या शासन या क्या क्या कैसी व्यवस्थाएं होंगी। तो इसमें क्या करता है, जो बॉम्बे है और मद्रास, ये दोनों को किसके अंडर में कर दिया जाता है? बंगाल के अंडर में। ठीक है। अंडर करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ का जो गवर्नर है और यहाँ का जो गवर्नर है और बंगाल का जो गवर्नर है, मतलब गवर्नर था, उसको अब गवर्नर जनरल बोला जाएगा और ये दोनों अब इसके अंडर में काम करेगा। किसके अंडर में? बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल पहला बंगाल का, ऐसे सवाल आता है कभी कभी एग्जाम में कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये कौन थे? हेस्टिंग। हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना जिसके अंडर में मद्रास और मुंबई काम कर रहा था। उसके बाद आता है 1784। 1784 के एक्ट को कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। उस समय के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स, इंग्लैंड के, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। और पिट्स इंडिया एक्ट में 2 चीज आता है, एक नियंत्रक और एक निर्देशक। ये सब हम लोगों ने देख लिया है, बस एक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करने के लिए। नियंत्रक और निर्देशक। निर्देशक क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर हम लोगों ने जब कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, कभी को जानता होगा कंपनी में, तो कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं किसको क्या सैलरी मिलेगा, क्या कंपनी में होना चाहिए, क्या रूल रेगुलेशन होगा। इसका मतलब निर्देशक किस मामले के लिए है? सॉरी, व्यापारिक मामले के लिए, कि व्यापारिक मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? निर्देशक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और राजनीतिक मामले में क्या होना चाहिए, युद्ध करना है, नहीं करना है, कितना सैनिक रखना है, क्या करना है, नहीं करना है, क्या संधि करना है, ये नियंत्रक डिसाइड करेगा। ठीक है, ये 2 हो गया, राजनीतिक और व्यापारिक। और यहीं से क्या होता है? द्वैत शासन स्टार्ट। अगला अधिनियम जो था 1786 का, इसमें एक चीज दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको वीटो पावर दिया गया। वीटो पावर क्या होता है कि अगर मान लो कोई फैसला हो रहा है और उसमें से कोई एक हेड है, तो वो अपना शक्ति का यूज कर सकता है, उसका जो भी फैसला हुआ है उसको बदल सकता है। तो ये होता है वीटो पावर। जैसे अभी हम लोग में भारत में राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन लोगों के पास वीटो पावर है और ये लोग अपना वीटो पावर का यूज करके किसी भी फैसले को बदल सकते हैं। तो ये वीटो पावर दिया है किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1813 और 1833, ये दोनों अधिनियम जो है, इस दोनों अधिनियम की खासियत ये है कि इसको इसलिए याद रखा जाता है ताकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है, मोनोपोली, जो अभी तक 1813 1833 तक ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले पूरे भारत में व्यापार कर रही थी, इकलौता व्यापारिक कंपनी था इंग्लैंड का जो पूरे भारत में व्यापार कर रहा था, उसका एकाधिकार यहाँ पर आंशिक रूप से समाप्त होता है 1813 में और यहाँ पर पूर्णतः। तो एग्जाम में सवाल ऐसे ही आता है कि आंशिक रूप से एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? तो 1813। या पूर्णतः किस रूप से समाप्त किया गया? 1833। अगर पूर्णतः और आंशिक मेंशन नहीं किया गया है और पूछे डायरेक्ट कि एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो क्या मारेंगे? 1833। ठीक है। आंशिक रूप से समाप्त करने का मतलब है कि यहाँ पर इसको 2 चीज का व्यापार छोड़ दिया गया कि आप ये दोनों, सॉरी, चीन और चाय, चीन और चाय, इस 2 चीज को, कि चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। अफीम का व्यापार होता था, इसलिए कभी कभी कुछ बुक्स में अफीम और चाय मेंशन किया रहता है। तो चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और बाकी जो भी हैं वो अदर कंपनियां आकर के भारत में व्यापार कर सकती हैं। 20 साल के बाद फिर से अगला एक्ट आता है और इस अगले एक्ट में जो इनको आंशिक रूप से अधिकार जो छूट दिया गया था कि चीन और चाय में आपका कोई भी कंपटीशन नहीं आएगा, उसको भी खत्म करके
उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है और बाकी सारी कंपनियां सब व्यापार कर सकती हैं। 1853 1853 के अधिनियम में 1853 अधिनियम के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 18 जब भी वहां से ऑर्डर पास होता है 1813 का, उसके साथ ही एक और प्रस्ताव इसमें ऐड किया जाता है कि 1 लाख रुपए वो किस पे खर्च होगा? शिक्षा पे खर्च होगा। तो शिक्षा पे खर्च करने का प्रस्ताव 1813 के अधिनियम के तहत लाया गया था। और साथ ही साथ ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म जो इंग्लैंड में चलता है, वो प्रचार करने का पीछे का मकसद ये होता है कि ताकि ये लोग कल्चर को फॉलो करें, ईसाई धर्म को, और जो उनका रहन सहन है, खाना पीना है, उस समय बदलाव आएगा और इस बदलाव के कारण क्या होगा? उनका व्यापार बढ़ेगा। क्या होता है? संस्कृति मतलब होता है कि जैसे आप रहते हैं, खाते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, वो आपकी संस्कृति है। और ईसाई धर्म को फॉलो करने का मतलब है कि आपका संस्कृति में बदलाव, आपको टाई बेल्ट, चम्मच, टेबल स्पून इस तरीके से रहना है। तो इसलिए व्यापार बढ़ाने के लिए क्या किया गया? ईसाई धर्म का प्रचार। शिक्षा का भी करने का मतलब यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लर्क वगैरह तैयार हों और हमारे कंपनी में काम करें। तो जो हिसाब का लेखा जोखा है, तो उसका क्या करेगा? शिक्षा का प्रचार किया, ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड से ना मंगाना पड़े, कम से कम इतना लिख पढ़ सके कि अंग्रेजी जो व्यापार करते हैं कितना हिसाब हुआ, वो यहाँ पर तैयार हो जाए। 1833 का अधिनियम, इसमें विधि सदस्य विधि सदस्य और एकीकृत शासन। और एकीकृत विधि सदस्य क्या होता है? विधि सदस्य है कि धर्म के मामले में पता करना कि भारत में क्या है, धर्म क्या है, किसको किस धर्म के अनुसार सजा देना है, क्या करना है, ये विधि सदस्य का काम था। एकीकृत शासन का मतलब होता है कि अभी हम लोग पहले पढ़ा कि मद्रास, बम्बई और बंगाल, ये बंगाल, मद्रास और मुंबई, इस 3 मुख्य जगह पर अंग्रेजी शासन कर रहा था। अब जो यहाँ पर जो नियम था कि अपना अपना कानून बना सकता है, लागू कर सकता है, अब इस दोनों से हटा कर कहाँ दे दिया गया? बंगाल में एक जगह जमा कर दिया गया इस शासन को। इसीलिए क्या कहते हैं? एकीकृत शासन, एक जगह पे स्टोर कर देना। तो एकीकृत शासन का शुरुआत 1833 ईस्वी से होता है। इसके बाद 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत कोशिश किया गया था 1833 में लाने का, लेकिन अंग्रेजों के विरोध की वजह से उस समय पे नहीं लाया गया। प्रस्तावना में था कि मतलब प्रस्तावना सॉरी अधिनियम में था लिखा हुआ कि प्रतियोगिता परीक्षा होनी चाहिए ताकि भारतीय लोग भी शामिल हो सकें और एग्जाम पास करके अच्छे पोस्ट पे पहुंचे। लेकिन अंग्रेजों ने विरोध किया और अंग्रेजों के विरोध की वजह से उसको वापस करना पड़ा। उसके बाद 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा लाया गया और साथ ही साथ इसमें विधि आयोग, जो हम लोगों ने देखा विधि सदस्य, उसकी जगह पे अब क्या एक आयोग बना दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के बारे में जान सकें और धर्म के अनुसार किसको क्या सजा देना है, किसका क्या फैसला करना है उसके बारे में, या फिर धर्म में सुधार क्या करना है। जैसे विधि आयोग का क्या काम था? ये भी कि जैसे सती प्रथा हमारे देश में थी, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह पर रोक, ये सब चीजें जो भी धार्मिक कुरीतियां थी उनको खत्म करना, उस पर रोक लगाना, ये विधि आयोग का काम था। 1858 से पहले 1857 में विद्रोह हो जाता है और ये विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला देती है। और इससे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन करके किसके हाथ में अधिकार दे दिया जाता है? अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन नहीं करेगी, बस एक व्यापारिक कंपनी रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो शासन करेगा वो कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन, यानी कि वहाँ का जो राजा है वो शासन करेगा। 1858 में क्या होता है कि 1857 में विद्रोह हो चुका होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन करके कहाँ क्राउन के हाथ में पहुंच जाता है। और साथ ही साथ अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अच्छा एक चीज और था, 1833 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको वहां से हटाकर क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था 1833। जब हम लोग पढ़े थे 1813 1833, तो 1833 ईस्वी में ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और अभी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसको हटा करके जीजीआई का मतलब है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हटा कर क्या बना दिया गया? वायसराय। ठीक है, तो ये क्या किया गया था 1858 में। और साथ ही साथ हम लोग देख रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, यानी ये क्या था? राजनीतिक मामले के लिए, व्यापारिक मामले के लिए इसको बैठा दिया गया।
और इसके बाद वायसराय तो रखा ही गया, साथ ही साथ एक पद और शामिल किया गया, वो था राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS। इसको अब इसके अंडर में कौन काम करेगा? वायसराय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो हटा दिया गया, तो कौन काम करेगा? वायसराय। यानी राज्य सचिव है वो लंदन में बैठेगा, वहां से ऑर्डर देगा और उसको फॉलो किसे करना पड़ेगा? वायसराय। और यहाँ से सारा रिपोर्ट भेजना पड़ेगा वायसराय को, जो लंदन में बैठा है। तो ये था हमारा 1858। इसके बाद था 1861। 1861 में विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली चालू किया गया। विभागीय प्रणाली मतलब होता है कि सबको अपना विभाग बांट दिया गया, जैसे शिक्षा विभाग आपके लिए, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इस तरीके से बांट दिया गया। और ये शुरुआत कब हुआ था? 1861 में। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और चालू किया गया था, IPC धारा और हाई कोर्ट। IPC धारा, जिससे हम लोगों को सुनाते हैं कि IPC धारा इतना लग गया है। हाई कोर्ट 3 जगह लगाया गया, बम्बई, मद्रास, बंगाल, 3 जगह हाईकोर्ट किया गया। और हाईकोर्ट बंगाल में जो पहले से हाईकोर्ट चल रहा था 1773 के ईस्वी से आया हुआ था, उसको हाईकोर्ट को हटा दिया गया। और क्या वहाँ पे किया गया? एक हाईकोर्ट स्थापित कर दिया 3 अलग जगह में। और ये तीनों हाईकोर्ट अपने आप में सुप्रीम कोर्ट था, जो फैसला सुनाना था, इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं था। ये 3 हाईकोर्ट था। 1861 की बात आता है 1892। 1892 में बजट जो पेश हुआ था, उसमें अब भारतीयों को अधिकार दिया गया कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बस केवल प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से आप अलाउ था पूछने का, उसका जवाब देना नहीं देना ये अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ इसमें पहली बार मतदान, आंशिक रूप से मतदान, कि कुछ लोगों को अंग्रेजों के द्वारा नॉमिनेटेड, जैसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा व्यापारी हैं, उन लोगों को वोट देने का अलाउ था। किसमें? जैसे नगर पालिका का चुनाव हो रहा है इस तरीके से लोकल लेवल पे, उनमें चुनाव का अधिकार दिया गया किसको? पहली बार भारतीयों को, 1892। उसके बाद आता है 1909। 1909 के अधिनियम को हम लोग मॉर्ले और मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, यानी कि मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मॉर्ले कौन है? मॉर्ले हैं राज्य सचिव, और मिंटो कौन है? वायसराय। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मॉर्ले मिंटो। और इसमें पहली बार पृथक चुनाव क्षेत्र की चर्चा हुआ। पृथक चुनाव क्षेत्र होने का मतलब क्या है? कि मान लो ये अपना बिहार है ना, ये अपना बिहार है। अब ये वाला एरिया जो है, अगर मान लो यहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यानी कि मुस्लिम लोग ज्यादा है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो मुस्लिम खड़ा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो, लेकिन दिक्कत किसमें है कि जो मुस्लिम एरिया है उसमें वोट भी कौन देगा? केवल मुस्लिम देगा। ये था चुनाव पृथक क्षेत्र का, कि मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़ा होगा और केवल मुस्लिम वोट देगा। इससे नुकसान क्या था कि वहाँ के लोग जो हिंदू, वहाँ पे गैर मुस्लिम लोग जो रह रहे होंगे, हिंदू सिख जो भी रह रहे होंगे, उनको उनके लिए दिक्कत था, क्योंकि जो जिनसे वोट मिल रहा है नेता उसी के लिए काम करेगा। अब मुस्लिम जो चुनाव कैंडिडेट है उसको पता है किसने वोट दिया है, मुस्लिम लोगों ने वोट दिया है, तो मुस्लिम लोगों ने काम करेगा, और वहाँ पे जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके लिए वो काम नहीं करेगा। इसलिए ये चीज़ क्या था? गलत था। गैर पृथक चुनाव क्षेत्र 1909। कार्यपालिका में भारतीयों को शामिल किया गया, और पहले जो भारतीय से शामिल होने वाले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कार्यपालिका में शामिल हुए थे। क्योंकि इस समय से क्या हो गया था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अलग अलग हो गया था। और अभी तक में धीरे धीरे क्या हो गया कि भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया गया। और जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भी उनके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स, यानी जो भारतीय हैं, उसमें शामिल किया जाए। लेकिन मेजोरिटी जो है वो अंग्रेजों का ही रहता था हमेशा, कि जिसमें ज़्यादा बहुमत किससे मिले? अंग्रेजों के वोट से मिले। इसके बाद आता है 1919। 1919 को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो पहला वाला नाम जो है वो क्या होगा? राज्य सचिव, और दूसरा होगा वायसराय। देखते हैं 1919। 1909 देख लिया हम लोगों ने। 1919 का अधिनियम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू क्या होंगे? राज सचिव होंगे। चेम्सफोर्ड क्या होगा? वायसराय, भारत का, है ना। अभी तक हम लोग देखा मुस्लिम के लिए अलग चुनाव क्षेत्र। अभी क्या हुआ? इन लोगों ने आगे बढ़ के ईसाई, सिख, इस तरीके से अलग अलग चुनाव क्षेत्र पृथक करना शुरू कर दिया था। कब? किसमें? 1919 तक में।
और प्रथम बार इन लोगों ने डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष चुनाव की घोषणा किसमें किया? 1919। 1919 के अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ईसाई सिख धर्म के लिए क्या पृथक चुनाव क्षेत्र प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार शामिल किया गया। प्रांत में द्वैत शासन। द्वैत शासन बोलने का मतलब है कि अब कुछ चीजें भारतीय के हाथ में होगा और कुछ चीजें अंग्रेज के हाथ में होगा। ठीक है, तो द्वैत शासन प्रांत में कब लाया गया? 1919 के अधिनियम में। उसके बाद है 1935। 1935 का अधिनियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हिस्सा हमारे भारतीय संविधान में मिलता है। जैसे पहला हिस्सा हम लोग देखते हैं सूची, जो हम लोग पढ़ते हैं, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ये सब क्या है? 1935 के अधिनियम से लिया गया है। साथ ही साथ अभी जो हम लोग आरबीआई देखते हैं, ये भी किससे आया था? 1935 के अधिनियम से। और उन्होंने देखा यहाँ पर ईसाई धर्म यानी धर्म के आधार पर बांटा जा रहा था, अब यहाँ पे किसके आधार बांटा जा रहा है? डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस मतलब जैसे SC ST छोटे जात होंगे उसकी क्लास। और उसके बाद महिला कि महिला ही खड़ी होगी चुनाव में, और महिला ही लोग वोट दे सकते हैं, पुरुष उसमें वोट नहीं दे सकते। तो इस तरीके से। और इसमें हम लोग देखें तो द्वैत शासन कहाँ ला दिया गया था? प्रांत में। अब द्वैत शासन कहाँ आ जाएगा? केंद्र में। केंद्र में क्या आ गया? द्वैत शासन। और प्रांत में जो द्वैत शासन चल रहा था वहां पर से अंग्रेजों को हटा दिया गया और उसमें क्या होगी? केवल कौन होंगे? भारतीय। तो प्रांत से द्वैत शासन हटा करके केंद्र में द्वैत शासन ला दिया गया। और साथ ही साथ द्विप्रणाली, इसको बाय कैमरल सिस्टम, इसका हिंदी शायद कंफर्म पता नहीं है। तो द्विप्रणाली हो, जैसे द्विप्रणाली क्या होता है कि एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा, इसको कहते हैं बाय कैमरल सिस्टम। दो सदन होंगे। उसी तरीके से राज्य में क्या होगा? विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, इसको कहते हैं बाय कैमरल सिस्टम कि दो सदन होते हैं, एक ऊपरी सदन, एक निचली सदन। तो ये सिस्टम को लाया गया था 1935 में। इसके बाद आता है 1947। 1947 के अधिनियम का जो सबसे फेमस है वो है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है इसलिए भारत में भेजा जाता है ताकि वहाँ देखने के लिए कि वहाँ के लोग कैसे संविधान बनाएंगे, कैसा संविधान सभा होगा और कैसे लोग आगे काम करेंगे, इसके लिए कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है। और इन लोग डिसाइड करते हैं कि 1948 में हम भारत देश को छोड़ देंगे, भारतीय लोग अपना खुद शासन करें। और इसके 3 मेंबर होते हैं, KAL, क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस। ये तीनों आप लोग नाम याद रख सकते हैं कैबिनेट मिशन का। इसके बाद हम लोग का देश आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होने के बाद इस कैबिनेट मिशन के तहत हम लोग का संविधान सभा का निर्माण होता है। अभी संविधान सभा का क्या काम है? कि संविधान सभा का काम है कि हमारे देश के लिए संविधान बनाना, कि किसको क्या क्या अधिकार दिया जाएगा, कैसे कैसे नियम होंगे, क्या सूची होंगे, सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, पुलिस होगा, जो भी होगा व्यवस्था, वो कौन डिसाइड करता है? संविधान सभा। संविधान सभा किस अधिनियम लाया गया? 1947। ये थे कुछ अधिनियम। और इसके बाद हम देखेंगे कि संविधान सभा में कितने मेंबर थे, कितनी समितियां थी, कितना समय लगा और किस किस देश से क्या क्या लाया गया, इस बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।